नमस्कार दोस्तों, आज के इस दिल छू लेने वाली कहानी में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सूरत शहर की एक तंग लेकिन साफ सुथरी गली में एक छोटा सा मकान था, जहां समीर अपनी पत्नी नेहा और 3 छोटे बच्चों के साथ रहता था। समीर एक मेहनती इंसान था जो दिन भर मजदूरी और छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। नेहा एक बहुत ही सुशील और घरेलू महिला थी, जिसका पूरा दिन बच्चों की देखभाल और रसोई के कामों में बीत जाता था। उनके घर में खुशियां तो बहुत थी, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से माहौल कभी कभी तनावपूर्ण हो जाता था। इसी घर में समीर की माँ कमला देवी भी रहती थी, जो कि पुराने ख्यालात की और थोड़े कड़वे स्वभाव की महिला थी। नेहा हमेशा ही अपनी सास का सम्मान करती थी और कोशिश करती थी कि घर में शांति बनी रहे। उनके 3 बच्चे अभी बहुत छोटे थे, जो कि हर वक्त मां के आंचल से ही लिपटे रहते थे। नेहा के लिए उसकी दुनिया उसके बच्चे और उसका पति ही थे। वह एक ऐसी औरत थी जिसने कभी घर की दहलीज के बाहर की दुनिया को अपनी मर्जी से नहीं देखा था। उसका जीवन बस घर की 4 दीवारी और चूल्हे चौके तक सीमित था। गर्मियों की एक शांत दोपहर थी। समीर काम पर गया हुआ था और बच्चे कमरे के एक कोने में सो रहे थे। नेहा की सास बाहर बरामदे में बैठी हुई कुछ काम कर रही थी। नेहा रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी और पसीने से तरबतर होकर सब्जियां काट रही थी। तभी अचानक कमरे में रखे हुए मोबाइल की घंटी बजी। उन दिनों में मोबाइल फ़ोन नया नया ही आया था और नेहा उसे चलाना तो जानती थी, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल करती थी। नेहा ने अपने हाथ पोंछे और भागकर फ़ोन को उठाया। उसे लगा कि शायद समीर का फ़ोन होगा या उसके मायके से किसी का कॉल होगा, लेकिन जैसे ही उसने हरा बटन दबाकर फ़ोन कान से लगाया तो उसे एक अजनबी लड़के की आवाज़ सुनाई दी, जो बड़े ही अजीब ढंग से हेलो हेलो कह रहा था। नेहा को समझ में नहीं आया कि वह कौन है। उसने बहुत ही शालीनता और नरमी से जवाब दिया और कहा कि भाई साहब, आप कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से लड़का कुछ बोलने ही वाला था कि नेहा भांप गई कि ये कोई गलत नंबर है। तो उसने तुरंत अपनी बात काटते हुए कहा कि सॉरी भाई साहब, ये रॉन्ग नंबर है, आप दोबारा इस नंबर पर फ़ोन मत करना। और इतना ही कहकर नेहा ने फ़ोन को काट दिया। नेहा ने उस वक्त इस बात को बहुत मामूली समझा था। उसे लगा कि शायद किसी ने गलती से नंबर डायल कर दिया होगा और अब वह दोबारा फ़ोन नहीं करेगा। वह वापस अपनी रसोई में चली गई और काम में जुट गई, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि फ़ोन के दूसरी तरफ बैठा हुआ वह अनजान शख्स कितना खतरनाक और सिरफिरा था। नेहा की आवाज़ बहुत ही मीठी और कोमल थी और राहुल जैसे आवारा लड़कों के लिए ये एक शिकार जैसा था। उसने नेहा की उस एक लाइन की आवाज़ को अपने दिमाग में बिठा लिया था। नेहा ने तो फ़ोन काट कर बात ख़त्म भी कर दी थी, लेकिन राहुल के मन में एक गंदा विचार पैदा हो गया था। उसने ठान लिया था कि वह इस नंबर पर बार बार फ़ोन करेगा
नेहा ने अपनी ईमानदारी और शराफत में फ़ोन काटा था, लेकिन उसने इस कॉल के बारे में अपनी सास को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे लगा कि एक छोटी सी गलती के लिए घर में बेवजह से बात बढ़ेगी और यह चुप्पी आगे चलकर उसके चरित्र पर सबसे बड़ा दाग बनने वाली थी। जब नेहा ने पहली बार फ़ोन काटकर उसे रॉन्ग नंबर बता दिया था तो उसे लगा था कि बात वही ख़त्म हो गई है, लेकिन फ़ोन की दूसरी तरफ बैठा हुआ राहुल एक आवारा और जुनूनी किस्म का लड़का था, जिसे दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने में मज़ा आता था। नेहा की कोमल आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी और उसने इसे एक खेल समझ लिया था। जैसे ही नेहा रसोई में वापस गई, महज 5 मिनट के भीतर फ़ोन फिर से बजने लगा। नेहा ने स्क्रीन पर देखा तो वही अनजान नंबर फिर से था। उसने डर के मारे फ़ोन नहीं उठाया और उसे साइलेंट कर दिया, लेकिन राहुल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक के बाद एक लगातार 20 कॉल किए। फ़ोन की लाइट बार बार जल रही थी और नेहा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। अगर वह समीर को बताती तो समीर गुस्से में उस लड़के को गाली देता और बात आगे भी बढ़ सकती थी, और अगर वह अपनी सास को बताती तो वो उसे ही दोषी ठहराती कि तूने ही उसे कुछ ऐसा कहा होगा जिससे कि वह बार बार फ़ोन कर रहा है। इसी डर और संकोच में नेहा घुटती रही। उधर राहुल ने अब मैसेज भेजने का सिलसिला भी शुरू कर दिया था। उसने मैसेज में लिखा कि जानू, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्या तुम डर रही हो? तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल सा कर दिया है। एक बार बात तो करो यार, तुम बहुत प्यारी हो। राहुल के ये गंदे और आपत्तिजनक मैसेज नेहा के मोबाइल के इनबॉक्स में बढ़ते ही जा रहे थे। नेहा ने सोचा कि शायद वह थक कर खुद ही रुक जाएगा, लेकिन राहुल की जिद बढ़ती ही जा रही थी। वह हर 10 मिनट में फ़ोन करता और फ़ोन ना उठने पर भद्दे कमेंट्स लिखता। नेहा रसोई का काम करते हुए बार बार कमरे की तरफ देखती कि कहीं उसकी सास फ़ोन ना देख ले। वह पागलों की तरह फ़ोन को छुपाने की कोशिश कर रही थी। कभी उसे तकिए के नीचे रखती तो कभी अपनी साड़ी के पल्लू में लपेट देती। उसकी भूख प्यास सब उड़ चुकी थी। उसे लग रहा था कि कोई अदृश्य साया उसका पीछा कर रहा है। वह अनजान लड़का जिसे उसने कभी देखा तक भी नहीं था, वह उसकी खुशहाल जिंदगी में जहर घोलने की शुरुआत कर चुका था। नेहा ने हिम्मत करके एक बार फिर से फ़ोन उठाया और चिल्लाकर कहा कि भाई साहब, मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे भी हैं, आप मुझे परेशान मत करो वरना मैं पुलिस को बता दूंगी। लेकिन राहुल ने इसे भी एक मजाक समझा और हंसते हुए कहा कि पुलिस क्या करेगी, मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती ही करना चाहता हूं। नेहा ने कांपते हुए हाथों से फ़ोन को काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे क्या पता था कि उसकी ये बेबसी और उस लड़के की घटिया जिद मिलकर
एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जिससे उसका पूरा परिवार बिखरने वाला है। अगले दिन सुबह से ही घर का माहौल थोड़ा भारी था। नेहा पूरी रात सो नहीं पाई थी क्योंकि उस अनजान नंबर से रात भर मैसेज आते रहे थे और नेहा डर के मारे फ़ोन को भी बंद नहीं कर पा रही थी क्योंकि समीर कभी भी फ़ोन कर सकता था। सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो नेहा ने सोचा कि शायद अब वह लड़का रुक गया होगा। वह अपने रोज़ के कामों में लग गई और बच्चों को तैयार करने के बाद खुद नहाने के लिए गुसल खाने में चली गई। उसने अपना मोबाइल कमरे में ही एक मेज पर छोड़ दिया था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कमला देवी, जो शुरू से ही नेहा को अपनी नज़रों का कांटा मानती थी, वह रसोई में चाय बना रही थी। तभी अचानक कमरे से नेहा के फ़ोन की रिंगटोन तेज आवाज़ में बजने लगी। कमला देवी ने इधर उधर देखा और दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा कि वही अनजान नंबर फिर से चमक रहा था। कमला देवी के मन में लालच और नफरत की एक लहर उठी। उसने सोचा कि आज देख ही लूं कि मेरी इस सती सावित्री बहू का किससे चक्कर चल रहा है। जैसे ही उसने फ़ोन को उठाया तो दूसरी तरफ से राहुल ने बिना सोचे समझे ही बोलना शुरू कर दिया। उसने बहुत ही प्यार भरे और अश्लील लहजे में कहा कि ओ मेरी जानू, कल से फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पति घर पर था या अपनी सास के डर से चुप बैठी थी? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? यार, तुम्हारी मीठी आवाज़ सुने बिना तो मेरा चैन खो गया है। प्लीज़ आज शाम को बात करना, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। राहुल की ये बातें सुनकर कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसे दुख होने के बजाय मन ही मन एक शैतानी खुशी महसूस हुई कि अब उसे नेहा को घर से निकालने का और समीर की नज़रों में उसे गिराने का पक्का सबूत मिल गया है। उसने एक शब्द भी नहीं बोला और बड़ी ही चालाकी से फ़ोन काट दिया। उसने तुरंत फ़ोन का इनबॉक्स खोला जहां राहुल के भेजे हुए दर्जनों मैसेज भरे पड़े थे, जिनमें जानू और आई लव यू जैसे शब्द लिखे थे। कमला देवी ने फ़ोन को वापस वहीं पर रख दिया और कमरे से बाहर ऐसे निकली जैसे उसने कुछ भी देखा ही ना हो। वह मन ही मन योजना बनाने लगी कि शाम को जब समीर थका हारा घर आएगा तो वह ये सारा तमाशा उसके सामने कैसे पेश करेगी। वह रसोई में जाकर जानबूझकर जोर जोर से बर्तन पटकने लगी और नेहा पर तंज कसने लगी कि आज की बहुएं तो बस नाम की ही सीधी होती हैं, अंदर से क्या गुल खिलाती हैं भगवान ही जाने। नेहा जब नहाकर बाहर आई तो उसे अपनी सास के बर्ताव में एक अजीब सी तलखी नजर आई, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाई। कमला देवी ने नेहा को घूर कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि आज तो तू बड़ी खुश दिख रही हैं, कोई खास बात है? नेहा बेचारी मासूमियत से बोली कि नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कमला देवी ने मन ही मन सोचा कि हंस ले बेटा, जितना हंसना है। आज तेरी ये हंसी हमेशा के लिए छिनने वाली है। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कब समीर आए और कब वे अपना ये
जहरीला खेल शुरू करे। उस दिन कमला देवी ने जानबूझकर समीर के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया ताकि वह उसे खुश कर सके और फिर अपनी बातों के जाल में फंसा सके। इस तरह एक सास ने अपने ही घर की बहू के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था जिससे निकल पाना नेहा के लिए नामुमकिन सा होने वाला था। शाम के वक्त जब सूरज ढल चुका था और आसमान में अंधेरा छाने लगा था तो समीर थका हारा अपने काम से घर लौटा। उसने सोचा था कि घर जाकर बच्चों के साथ खेलेगा और चैन की रोटी खाएगा, लेकिन घर के अंदर का नज़ारा कुछ और ही होने वाला था। जैसे ही समीर ने घर में कदम रखा, कमला देवी ने एक सोची समझी साजिश के तहत अपना चेहरा उतार लिया और एक कोने में बैठकर जूठे आंसू बहाने लगी। समीर ने जब अपनी माँ को इस हालत में देखा तो वह घबरा गया और पूछने लगा कि माँ, क्या बात है, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? कमला देवी ने सिसकियां भरते हुए समीर का हाथ पकड़ा और बड़े ही जहरीले लहजे में कहा कि बेटा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे जीते जी इस घर की इज्जत नीलाम होगी। जिसे तू अपनी पलकों पर बैठाकर रखता है वह पेट के पीछे किसी और के साथ इश्क लड़ा रही है। समीर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा कि माँ, साफ साफ बता, तू किसकी बात कर रही है? कमला देवी ने जहर उगलते हुए कहा कि मैं तेरी सती सावित्री पत्नी नेहा की बात कर रही हूँ। आज दोपहर जब वह नहाने गई थी तो उसके फ़ोन पर किसी गैर मर्द का फ़ोन आया था। मैंने गलती से उठा लिया तो सामने वाला उसे जानू और डार्लिंग कह रहा था। वह कह रहा था कि तेरी आवाज़ ने उसे पागल सा कर दिया है और वह तेरे बिना जी नहीं सकता। समीर का खून खौल उठा। उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वह गुस्से में अंधा होकर रसोई की तरफ भागा जहां नेहा बच्चों के लिए खाना परोस रही थी। समीर ने बिना कुछ पूछे नेहा के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए बीच आंगन में ले आया। नेहा के हाथ से खाने की थाली गिर गई और वह बुरी तरह से डर गई। समीर ने चिल्लाकर कहा कि बता, वह कुत्ता कौन है जिससे तू फोन पर बात करती है? नेहा रोने लगी और हाथ जोड़कर कहने लगी कि समीर, मेरी बात तो सुनो, वह कोई नहीं है, वह सिर्फ एक रोंग नंबर था। लेकिन समीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने नेहा के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा जिससे नेहा जमीन पर गिर पड़ी। बच्चों ने अपनी माँ को पिटते हुए देख जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, लेकिन कमला देवी ने बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर दिया ताकि समीर को कोई रोक ना सके। समीर ने नेहा को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। वह बार बार नेहा से उस लड़के का नाम पूछ रहा था। नेहा चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेगुनाही की कस्में खा रही थी, लेकिन समीर के कानों पर माँ की बातों का पर्दा पड़ा था। उसने कमरे से एक मोटी रस्सी निकाली और नेहा के हाथ पैर बांध दिए। समीर के दिमाग में बस वह बातें घूम रही थी जो उसकी माँ ने उसे सुनाई थी। उसने नेहा को इतना मारा कि उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। नेहा की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी, लेकिन घर की इज्जत के नाम पर कोई भी
बीच बचाव करने नहीं आया। समीर ने नेहा का फ़ोन उठाया और उसे दीवार पर मारने ही वाला था कि कमला देवी ने उसे रोक दिया और कहा कि अभी मत तोड़, इसमें उस पापी के सारे सबूत हैं। समीर ने फ़ोन खोला और जब उसने राहुल के भेजे हुए अश्लील मैसेज पढ़े तो उसे लगा कि नेहा सच में उसे धोखा दे रही है। उन मैसेजों में लिखा प्यार और अपनापन समीर के लिए सबूत बन गया था। वह ये भूल गया कि उसकी पत्नी ने कभी उन मैसेजों का जवाब भी नहीं दिया था। शक और गुस्से की उस आग ने समीर को एक दरिंदा सा बना दिया था और नेहा आंगन में बेबस पड़ी, बस मौत की दुआ मांग रही थी। रात के सन्नाटे में नेहा के घर से आ रही चीखों ने पूरे मोहल्ले को दहला दिया था, लेकिन समीर के गुस्से के आगे कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कमला देवी ने अपनी अगली चाल चलते हुए नेहा के भाई आकाश को फ़ोन लगाया और रोते हुए कहा कि बेटा जल्दी यहाँ आ जाओ, तुम्हारी बहन ने हमारी नाक कटवा दी है। हमने उसे रंगे हाथों एक गैर मर्द से फ़ोन पर बात करते और गंदे मैसेज करते पकड़ लिया है। ये खबर सुनते ही आकाश और उसकी बूढ़ी माँ बदहवास हालत में रात के अंधेरे में ही नेहा के ससुराल पहुंचे। जब वे घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि नेहा बीच आंगन में रस्सी से बंधी पड़ी है। उसका चेहरा सूज गया है और आंखों से खून और आंसू बह रहे हैं। समीर हाथ में बेल्ट लिए खड़ा हाफ रहा था और कमला देवी एक कोने में बैठकर अपनी जीत की मुस्कान छुपा रही थी। आकाश अपनी बहन की ये हालत देखकर कांप उठा। उसने दौड़कर नेहा को उठाना चाहा, लेकिन समीर ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। समीर चिल्लाकर बोला कि इसे हाथ मत लगाना, ये तुम्हारी वो बहन नहीं रही जिसे तुम जानते थे। इसने मेरे विश्वास का कत्ल किया है। देखो इसके मोबाइल में इसके यार के मैसेज। समीर ने कांपते हुए हाथों से वह मोबाइल आकाश के सामने कर दिया जिसमें राहुल के भेजे हुए अश्लील और प्यार भरे मैसेज भरे हुए थे। आकाश ने जब जानू और आई लव यू जैसे शब्द पढ़े तो उसका भी खून खौल उठा। उसे लगा कि शायद उसकी बहन सच में गलत है। नेहा जमीन पर रेंगती हुई अपने भाई के पैरों के पास आई और गिड़गिड़ाने लगी कि भाई खुदा के लिए मेरी बात सुनो, मैं उस आदमी को नहीं जानती। वह कोई पागल है जो मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन समीर की माँ ने बीच में टोकते हुए कहा कि अगर तू उसे नहीं जानती तो उसने तुझे ही फ़ोन क्यों किया और ये मैसेज सिर्फ तेरे लिए ही क्यों आए। नेहा की माँ जो एक कोने में खड़ी रो रही थी, उसने अपनी बेटी का चेहरा पकड़ा और पूछा कि नेहा सच बता, क्या तूने कभी उसे जवाब दिया। नेहा ने अपनी माँ की आंखों में झांककर कहा कि माँ, मैं अपनी औलाद की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कभी उसे पलटकर फ़ोन नहीं किया। लेकिन समीर ने फिर से नेहा को एक लात मारी और कहा कि तेरी कसमों का कोई मोल नहीं है। तूने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। पूरा घर एक नरक बन चुका था जहां पर एक बेगुनाह औरत अपने ही अपनों के बीच भेड़ियों से गिरी हुई थी। आकाश जो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, अब समाज के डर और झूठे सबूतों की वजह से अपनी बहन का दुश्मन बनता जा रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि नेहा ने सच में उनके खानदान के नाम पर कालिख पोत दी है। और यही वो पल था जब शक की दीवार इतनी ऊंची हो गई
कि उसे पार करना नेहा के लिए नामुमकिन सा हो गया। आंगन में पसरा सन्नाटा नेहा की सिसकियों से गूंज रहा था। समीर का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था और कमला देवी हर पल आग में घी डालने का काम कर रही थी। नेहा की माँ, जो एक कोने में सुबक रही थी, उसने अपनी बेटी का चेहरा अपने हाथों में लिया और कांपती हुई आवाज़ में कहा कि नेहा, अगर तू सच कह रही है और तूने उस गैर मर्द से कभी भी बात नहीं की तो तुझे साबित करना होगा। नेहा ने रोते हुए अपनी माँ के पैर पकड़ लिए और कहा कि माँ, मैं अपनी औलाद की कसम खाती हूँ, मैंने कभी भी उसे पलट कर फ़ोन नहीं किया और ना ही कोई मैसेज किया। वह पागल इंसान मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। नेहा की माँ ने एक आखिरी रास्ता निकालते हुए कहा कि अगर तू बेगुनाह है तो सबके सामने पवित्र गीता पर हाथ रखकर कसम खा। नेहा ने बिना एक पल की देरी किए तुरंत कहा कि मैं तैयार हूँ। नेहा ने उसी घायल अवस्था में अपने आंसू पोंछे और कांपते पैरों से जाकर स्नान किया। वह गीले कपड़ों में बाहर आई और सबके सामने मेज पर रखी पवित्र गीता पर अपना दाहिना हाथ रखा। उसने रूंधे हुए गले से कहा कि मैं इस पवित्र ग्रंथ की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरा उस अनजान शख्स से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कभी उसे जानबूझकर फ़ोन नहीं किया और ना ही मेरा कोई गलत चक्कर है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ईश्वर मुझे अभी इसी वक्त मौत दे दे। नेहा की आंखों में वह सच्चाई और दर्द था जिसे देखकर किसी का भी पत्थर दिल पिघल जाता, लेकिन कमला देवी के ऊपर तो शैतान सवार था। उसने जोर से ठहाका लगाया और चिल्लाकर कहा, अरे ओ समीर, देख ले अपनी बीवी का नाटक। जो औरत अपने पति की पीठ में खंजर घोंप सकती है और पराए मर्द से रात भर गंदे मैसेज करवा सकती है, उसके लिए गीता की झूठी कसम खाना कौन सी बड़ी बात है। ये तो बस हम सबको बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। समीर ने जब अपनी माँ की ये बात सुनी तो उसका जो थोड़ा बहुत दिल पिघल रहा था वह फिर से पत्थर हो गया। उसने नेहा के हाथों से गीता को छीन लिया। समीर ने आकाश की तरफ देखा और कहा कि देख लिया अपनी बहन का तमाशा, अब तो ये भगवान को भी धोखा देने लगी है। आकाश, जो कि अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, जब अब अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि नेहा ने ना सिर्फ समीर को बल्कि पूरे खानदान को और धर्म को भी शर्मिंदा कर दिया है। नेहा बीच आंगन में घुटनों के बल बैठ गई और आसमान की तरफ देखकर बस इतना ही कह पाई कि हे भगवान, तू तो जानता है कि मैं सच्ची हूँ, लेकिन उस घर में भगवान की आवाज़ सुनने वाला भी कोई नहीं था। वहाँ सिर्फ शक की गूंज थी और नफरत की आग थी जिसने एक जीती जागती औरत को जिंदा लाश बना दिया था। आंगन का माहौल अब किसी शमशान जैसा भारी हो गया था, जहाँ सिर्फ नफरत की सांसें सुनाई दे रही थी। समीर की माँ कमला देवी ने जब गीता की कसम को भी झूठा करार दिया तो समीर के दिमाग की नसें फटने लगी। उसने गुस्से में अपनी बहन के भाई आकाश का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के अंदर ले गया। समीर ने फ़ोन की लाइट जलाई और एक एक करके राहुल के भेजे हुए वो सारे मैसेज आकाश को पढ़ाना शुरू किए, जिसमें लिखा था कि जानू,
कल रात तुम बहुत प्यारी लग रही थी और तुम्हारी आवाज़ ने मुझे बेचैन कर दिया है। आकाश ने जब ये शब्द अपनी आंखों से देखे तो उसे लगा कि उसके सिर पर बिजली गिर गई है। उसे अपनी बहन की मासूमियत अब एक बहुत बड़ा धोखा लगने लगी थी। उसे लगा कि नेहा ने सिर्फ अपने पति को ही नहीं बल्कि अपने पूरे मायके और भाई की पगड़ी को भी मिट्टी में मिला दिया है। समाज में लोग क्या कहेंगे कि आकाश की बहन का किसी गैर मर्द से चक्कर था। यह सोचकर उसका खून खौल उठा। वह गुस्से में कमरे से बाहर निकला और सीधा नेहा के पास पहुंचा, जो जमीन पर बेसुध पड़ी रो रही थी। आकाश ने नेहा को उसके बालों से पकड़ा और उस पर चिल्लाते हुए बोला कि तूने हमारी नाक कटवा दी, हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। नेहा दर्द से कराह उठी और अपने भाई के हाथ जोड़ने लगी कि भैया एक बार उस नंबर पर फ़ोन लगाकर तो देखो, वह आदमी मुझे फंसा रहा है। लेकिन आकाश उस वक्त कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसे अपनी बहन के चेहरे में सिर्फ गद्दारी ही नजर आ रही थी। उसने अपनी कमर से अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली, जिसे देखकर नेहा की माँ और समीर भी एक पल के लिए सहम गए। नेहा की माँ चिल्लाई कि बेटा ये क्या कर रहा है, इसे छोड़ दे। लेकिन आकाश पर शैतान सवार था। उसने पिस्तौल की नली सीधे नेहा के माथे पर टिका दी। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली और आखिरी बार अपने बच्चों का नाम लिया। तभी एक के बाद एक 4 गोलियां चली और पूरा आंगन गोलियों की गूंज और बारूद की गंध से भर गया। नेहा का शरीर उछलकर जमीन पर गिरा और उसके सफ़ेद दुपट्टे पर खून के लाल धब्बे फैलने लगे। नेहा की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे वह मरते वक्त भी अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रही हो। आकाश हाथ में पिस्तौल लिए वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अपनी ही छोटी बहन का कत्ल कर दिया है। समीर और उसकी माँ पत्थर बनकर ये सब देखते रहे और घर की दीवारें एक बेगुनाह औरत के खून से रंग गई। इस तरह एक रोंग नंबर और अपनों के अंधे शक ने एक हंसती खेलती जिंदगी का हमेशा के लिए अंत कर दिया। नेहा के बेजान शरीर के पास बैठकर उसके 3 मासूम बच्चे बिलख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी माँ अब बोल क्यों नहीं रही है और उसके सिर से इतना खून क्यों बह रहा है। पड़ोसियों ने जब गोलियों की आवाज़ सुनी तो तुरंत पुलिस को खबर कर दी। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई गली में आ रुकी। इंस्पेक्टर विजय अपनी टीम के साथ घर के अंदर दाखिल हुए तो वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। एक जवान औरत खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और उसका भाई आकाश हाथ में पिस्तौल लिए बुत बना खड़ा था। पुलिस ने तुरंत आकाश को हिरासत में ले लिया और समीर और उसकी मां कमला देवी को भी पूछताछ के लिए थाने चलने को कहा। नेहा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इंस्पेक्टर विजय एक अनुभवी अफसर थे। उन्हें दाल में कुछ काला लग रहा था। उन्होंने सबसे पहले नेहा और समीर के मोबाइल फ़ोन अपने कब्जे में लिए। कमला देवी चिल्लाकर पुलिस को राहुल के मैसेज दिखा रही थी
और कह रही थी कि देखिए साहब, इस उल्टा ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, इसलिए इसके भाई ने इसे सजा दी है। इंस्पेक्टर ने कमला देवी को चुप कराया और मोबाइल को फोरेंसिक जांच और साइबर सेल के पास भेज दिया। पुलिस ने राहुल के उस रॉन्ग नंबर को ट्रैक करना शुरू किया जिससे सारी तबाही शुरू हुई थी। समीर थाने के एक कोने में बैठा अपनी फटी आंखों से फर्श को ताक रहा था। उसे अब भी लग रहा था कि उसने जो किया वह सही था, क्योंकि उसकी मां ने उसे सबूत दिखाए थे। लेकिन कानून सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि तथ्यों पर चलता है। साइबर सेल के हेड ने जब नेहा के फ़ोन की कॉल डिटेल्स और मैसेज हिस्ट्री निकाली तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। रिकॉर्ड से पता चला कि पिछले 3 दिनों में उस अनजान नंबर से नेहा को कम से कम 200 कॉल किए गए थे और लगभग 100 से ज़्यादा मैसेज भेजे गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि नेहा ने उन 100 मैसेजों में से एक का भी जवाब नहीं दिया था और उन 200 कॉलों में से सिर्फ एक बार फ़ोन उठाया था, वह भी सिर्फ 15 सेकंड के लिए, जिसमें उसने कहा था कि यह रॉन्ग नंबर है। पुलिस को समझ में आ गया कि यह कोई प्रेम प्रसंग नहीं बल्कि एक तरफा का मामला था, जहां एक सिरफिरा लड़का एक शरीफ औरत को मानसिक रूप से परेशान कर रहा था और उसके घर वालों ने बिना सच जाने उसका कत्ल कर दिया था। थाने के कमरे में इंस्पेक्टर विजय ने जब कॉल डिटेल्स की फाइल मेज पर पटकी तो पूरे कमरे में सन्नाटा सा छा गया। समीर, आकाश और कमला देवी अपनी फटी आंखों से उस कागज को देख रहे थे जो नेहा की बेगुनाही का सबसे बड़ा गवाह था। इंस्पेक्टर ने कड़कती हुई आवाज में समीर की तरफ देखते हुए कहा कि तुम जिसे अपनी इज्जत का दुश्मन समझ रहे थे वह औरत गंगा जैसी पवित्र थी। इस फाइल को गौर से देखो। तुम्हारी पत्नी ने उस लड़के को एक भी मैसेज नहीं भेजा और ना ही कभी उसे पलट कर फोन किया। वह लड़का राहुल 1 नंबर का आवारा और अपराधी है जिसने नेहा की आवाज़ सुनकर उसे फंसाने की साजिश रची थी। उसने जानबूझकर ऐसे मैसेज भेजे ताकि तुम जैसे शक्की लोग अपनी ही पत्नी का गला घोंट दे। समीर ने जब यह सुना तो उसे लगा जैसे उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया गया हो। उसके हाथ कांपने लगे और वह जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। वह चिल्ला रहा था कि नेहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी माँ की बातों में आकर खुदा जैसी नेक बंदी को मार डाला। कमला देवी, जो अब तक अपनी जीत का जश्न मना रही थी, उसका भी चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह अपनी चालाकी के जाल में खुद ही फंस चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी नफरत ने उसके अपने ही घर को शमशान बना दिया है। लेकिन सबसे बुरा हाल आकाश का था, जिसने अपनी ही बहन के माथे पर गोलियां दागी थी। आकाश जेल की सलाखों के पीछे बैठा अपनी हथेलियों को देख रहा था जिनमें उसकी सगी बहन का खून लगा था। उसे नेहा का वह आखिरी चेहरा याद आ रहा था जब वह गीता पर हाथ रखकर अपनी बेगुनाही की भीख मांग रही थी। आकाश को लगा कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। उसने समाज और झूठी शान के चक्कर में एक मासूम जान ले ली। जेल की उस काल कोठरी में उसे अपनी बहन की चीखें सुनाई दे रही थी, जैसे वह कह रही हो कि भैया, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। पछतावे की उस आग ने
आकाश को अंदर से जलाकर राख कर दिया था। उसने सोचा कि अब वह अपनी माँ और दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा। आधी रात को जब संतरी सो रहा था तो आकाश ने अपनी ही कमीज का फंदा बनाया और जेल की खिड़की से लटक कर अपनी जान दे दी। सुबह जब पुलिस ने उसकी लाश देखी तो एक और कोहराम मच गया। एक रॉन्ग नंबर ने पहले एक बहन की जान ली और अब एक भाई को भी मौत की नींद सुला दिया था। समीर अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसके पास ना पत्नी बची थी और ना ही साला, और उसकी माँ की वह मक्कारी अब उसके सामने नग्न होकर नाच रही थी। नेहा की मौत और आकाश की आत्महत्या के बाद समीर के घर में जो मातम पसरा वह कभी खत्म होने वाला नहीं था। पुलिस ने उस रॉन्ग नंबर वाले लड़के राहुल को भी उसके शहर से गिरफ्तार कर लिया और उसे हवालात की सलाखों के पीछे डाल दिया। राहुल पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि उसने तो बस मजे के लिए फ़ोन किया था। उसे क्या पता था कि उसके एक मजाक से 2 परिवार ख़त्म हो जाएंगे और 5 जानें चली जाएगी। लेकिन कानून के पास पछतावे की कोई जगह नहीं थी। उसे कड़ी सज़ा सुनाई गई। उधर समीर के घर की हालत देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ता। नेहा के 3 छोटे बच्चे जो कल तक अपनी माँ की गोद में खेलते थे अब अनाथों की तरह एक कोने में बैठे शून्य को निहार रहे थे। उन्हें कोई चुप कराने वाला नहीं था। समीर अपनी माँ कमला देवी की तरफ नफरत भरी नज़रों से देखता था, जिसकी जुबान के जहर ने उसके घर को शमशान बना दिया था। कमला देवी अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसे अपनी बहू की वह बेगुनाह सूरत और गीता पर हाथ रखकर खाई गई कसम हर पल डराती थी। समीर को अब अपनी ही परछाई से डर लगता था। उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसे इंसान पर शक किया जो उसके बच्चों की ढाल थी और उसकी घर की लक्ष्मी भी थी। समाज के लोग जो कल तक ताने मार रहे थे अब हमदर्दी जताने आ रहे थे, लेकिन समीर ने सबका दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि इसी समाज के डर और झूठी इज्जत की खातिर उसने अपनी खुशियां खुद अपने हाथों से ही जला दी थी। महज 13 दिनों के अंदर एक रॉन्ग नंबर ने एक पाक साफ औरत को उसके बच्चों से हमेशा के लिए छीन लिया और 2 खानदानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस दर्दनाक घटना से हमें ये सबक मिलता है कि शक एक ऐसा दीमक है जो हंसते खेलते रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। किसी भी इंसान पर इल्ज़ाम लगाने से पहले और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले पूरी तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस डिजिटल दौर में रॉन्ग नंबर या फेक मैसेज किसी की भी ज़िंदगी में आ सकते हैं, लेकिन एक समझदार पति और भाई वही है जो अपने घर की औरतों पर भरोसा रखे और बाहरी दुनिया के बहकावे में ना आए। अगर समीर ने उस दिन थोड़ा धैर्य दिखाया होता और पुलिस की मदद ली होती तो आज वह 3 बच्चे अनाथ ना होते और 2 परिवार उजड़ने से बच जाते। याद रखें कि पछतावे के आंसू कभी मरे हुए इंसान को वापस नहीं ला सकते। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। तो मिलेंगे फिर से एक और नई ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।